कल के टॉपिक में आप सबने पढ़ा था इंटरफेरेंस, जिसे व्यतिकरण कहते हैं, है ना। इंटरफेरेंस में क्या क्या सीख लिया है? इंटरफेरेंस किसे कहते हैं? व्हाट इज इंटरफेरेंस? व्यतिकरण किसे कहते हैं? सुपरपोजिशन ऑफ and form resultant wave, and somewhere intensity is maximum and somewhere at some point intensity is maximum. This phenomena is known as interference. व्यतिकरण में व्यतिकरण बांटना होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। जितनी आ रही है वो थोड़े थोड़े टुकड़ों में अलग अलग जगह बट जाती है, कहीं ब्राइट, कहीं मान लो इसको ब्राइट, और कहीं क्या हो जाएगा डार्क, फिर कहीं ब्राइट, फिर कहीं डार्क। जो एनर्जी आ रही थी वो बट गई, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। इसका मतलब जितनी एनर्जी आई उतनी ही यहां पर है। तो इंटरफेरेंस किसका एग्जांपल है? एनर्जी कंजर्वेशन का। किसका एग्जांपल होगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पूछा जाता है कभी कभी कि इंटरफेरेंस किसका एग्जांपल है, तो किसका एग्जांपल है उसमें कहीं ना कहीं शायद आपको लिखा होगा, है ना। तो उसमें जो भी लाइट आ रही है वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इसलिए वो एग्जांपल कहलाती है ऊर्जा संरक्षण का। इंटरफेरेंस में ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है, समझे इस चीज को। और ऐसा आगे और भी पढ़ोगे, सारी जगह एनर्जी कंजर्वेशन ही लगेगा, दिमाग पे याद ध्यान रखना इस चीज को। जब दो तरंगे जिनकी तरंगदैर्घ्य लगभग एक ही जैसी हो, है ना, और उनके लगभग फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, आयाम लगभग क्या हो, बराबर हो, एक साथ एक ही दिशा में आगे बढ़ती है, तो उनके अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग बनती है, कहीं तीव्रता ज्यादा होती है, कहीं तीव्रता कम होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। जहां तीव्रता अधिकतम होगी, जहां तीव्रता इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, वहां क्या होता है, वहां हमें उजाला देखने को मिलता है, ब्राइट देखने को मिलता है, और ऐसे व्यतिकरण को कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। कुछ याद नहीं है, शकल तुम लोगों की बता रही है कि बिना रिवीजन के उठाई गिर जाए काम करके चले आए हो बेटा, ये काम मत करो, अभी भी समय है, अभी भी पढ़ लो। शकल बता रही है कि बिना रिवीजन के शकल बना के चले आए हो, यहाँ पर आंसर नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब रिवीजन नहीं हुआ मेरे बच्चों। अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर पैर मार रहे हो, और इसको कहते हैं मूर्खता। कुल्हाड़ी पर पैर गलती से लग जाता है कभी कभी मेहनत करते वक्त, है ना, और कुल्हाड़ी देख करके पैर मारना मूर्खता होती है। तुम्हें पता है तुम्हारा भला किसमें है, तुम खुद से अपना बुरा कर रहे हो। बताओ कितने होशियार हो आप लोग, अपना भला जानते हुए भी अपना बुरा अपने ही हाथों से लिख रहे हो, कर रहे हो। साले तुम्हारा भला पढ़ाई में है, पढ़ लो। पढ़ोगे कहां से? रिवीजन के बिना करे आके बैठ गए, तुम्हें पता नहीं कि क्या है विनाशी व्यतिकरण, क्या है संपोषी व्यतिकरण। Where? ठीक है, तो ये हो गया आपका मोटिवेशन। जरूरी था, नहीं तो तू पढ़ता ना, ठीक है। कभी कभी ये जरूरी होता है, वरना तो रास्ते से भटक जाओगे, करना पड़ता है, मजबूरी है, नहीं तो तुम लोग लाइन पे नहीं रहोगे, है ना। चलिए, इंटरफेरेंस में दो वेव मिलकर के एक वेव बनाती हैं, रिजल्टेंट बनता है। हम लोगों ने जाना कहीं पर उनकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ज्यादा होगी, कहीं पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कम होगी। परिणामी तीव्रता ज्यादा, परिणामी तीव्रता कम, खेल है इंटेंसिटी का, तो पढ़ा भी वही जाएगा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी, परिणामी तीव्रता, टॉपिक का नाम होगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस। व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता, ये पहली वेव जो ऐसे ऐसे चल रही है, ये दूसरी भी जो कि ऐसे ऐसे चल रही है, इसका y1, इसका y2 डिस्प्लेसमेंट। जो परिणामी बनी वो ऐसे ऐसे चल रही है, इसका लिखा गया y लिखने का तरीका y1 प्लस y2, वेक्टर सम कर दिया, खेल खत्म हो गया, है कि नहीं है। कहीं तीव्रता अधिकतम, कहीं तीव्रता न्यूनतम। देखो कहीं तीव्रता अधिकतम हो जाएगी, ये भी तीव्रता अधिकतम में ही फिलहाल काउंट होगा, लेकिन अगर ये और ये मिल जाए, इसका ये मिल जाए, इसका प्लस वाला और इसका माइनस वाला, तो वहां तो न्यूनतम हो जाएगा, वहां तो धंस जाएगा, वहां तो गायब हो जाएगा, और वो आपको डार्क बना के देगा, है ना। वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी जब इसका प्लस और इसका माइनस मिल जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो ये होता है आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी, कहीं ज्यादा होगी कहीं कम होगी। जहां आई मैक्सिमम होगा वहां आप लोग कहोगे सर वहां हमें अंधेरा मिलेगा या उजाला, लाइट, दीप्त मिलेगा। दीप्त मतलब ब्राइट फील्ड मिलेगी, जिसे ब्राइट कहते हो, और ब्राइट होने की वजह से उसे कहा जाता है वहां कुछ बना मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, CI। और जहां आई मिनिमम हुआ, आई मिनिमम मतलब इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, ये दोनों मिल गए, वहां तो तबाही हो गई, और तबाही हुई तो वहां विनाश हुआ, विनाश होगा तो डार्क मिलेगा, अंधेरा, यानी कौन सा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, DI। तो CI और DI ये रिजल्ट होते हैं। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, मान लिया मैंने y1 लिया, मेरे पास दो वेव है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम टॉपिक लेकर के चलते हैं, है ना।
रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, परिणामी तीव्रता इन इंटरफेरेंस। सबसे पहली वेव माना मैंने, उसका डिस्प्लेसमेंट लिखा y इक्वल टू a1। a1 क्या है? उसका एम्पलीट्यूड, कितनी रेडियस में चक्कर लगाती है वो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। a1 तुम्हें यही याद रखना है, इसके अलावा दिमाग में कुछ सोचना मत। a1 साइन ओमेगा टी, ये मैंने पहला मान लिया, सबसे इजी तरीके से बता रहा हूं। दूसरा मैंने माना अपनी तरफ से y2 इज इक्वल टू a2 साइन। अब आपने कहा था कल भी, मैंने समझाया था कि जरूरी नहीं है कि फेज में सेम ही हो तो सबको ओमेगा टी लिख के चलाऊं, हो सकता है कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस हो सकता है, इसलिए मैंने साथ ही साथ उसके चिपका दिया फाई, साथ में चिपका दिया ओमेगा टी प्लस फाई। इसका मतलब है y2 कुछ ना कुछ 5 डिग्री फेज में आगे है। पता चलता है इस चीज को कि y2 है, मतलब जो सेकंड वेव है वो कुछ ना कुछ 5 डिग्री आगे भाग रही है, पहले से ही आगे है, इसे बोला जाता है फेज डिफरेंस। अब इनका रिजल्टेंट बताओ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण का सिद्धांत ये सबको पता है ना, जो इनके मिलने से y जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, डायरेक्ट जोड़ लिया मैंने, सेम डायरेक्शन में चला रहा हूं इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट मैंने जोड़ा। दिमाग में जोड़ मत देना सर इसमें वेक्टर सम लगा y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 cos थीटा, ये सब मत सोचना। वेक्टर सम में मैं सेम डायरेक्शन में चला रहा हूं, दोनों को एक ही डायरेक्शन में, तभी तो इंटरफेरेंस होगा। एक सोर्स ये ले, एक सोर्स ये ले, एक उधर चला एक उधर चला, करा ले इंटरफेरेंस, मिलेंगी कभी? ये इधर वाली वेव उधर जा रही है, इधर वाली उधर जा रही है, कहां मिलेगी? कभी नहीं जा रही दोनों लग, इसलिए दोनों को कहां चलाया? एक डायरेक्शन में चलाया, तो इसका y1 और इसका y2, इसलिए मैं इकट्ठा जोड़ पाया और सीधे क्या लिखा y1 प्लस, तुम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में करा होगा है ना, दोनों चार्ज इधर रखे होते हैं, बीच में रख दो तो सारा फोर्स उधर ही लग जाता है, E1 प्लस E2 जैसा करते थे वैसा ही करा गया, वेक्टर सम ही है। बट अभी वेक्टर सम का प्रूफ आता है कि देखो अभी तुम्हारे सामने रिजल्ट भी आएगा, कहोगे अरे हाँ ये तो वेक्टर सम ही निकला है ना, लग रहा है अलजेब्रिक सम। कैसा लग रहा है? अलजेब्रिक सम, सेम डायरेक्शन में होता चल जाता है y1 प्लस y2। अब बताओ जहां पर y क्या है, किसका? परिणामी तरंग का विस्थापन है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। y क्या है? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो y इज इक्वल टू मैं लिखूंगा y1 कितना, a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओपन करो साइन a प्लस बी के फार्मूले से, पता है सबको, a1 साइन, ओपन इसलिए करेंगे क्योंकि सर यहाँ साइन ओमेगा टी है और यहाँ भी साइन ओमेगा टी आ सकता है, इसलिए ओपन करो। क्या लिखोगे? a2 साइन a कॉस b साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस a साइन b, लेकिन a2 तो चिपकेगा नहीं, लिखेगा a2 लगेगा a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब जब आपको लग रहा हो कि सर इनको इकट्ठा कर ले, उनको कर लीजिए। कौन कौन लग रहे हैं कि इकट्ठा करने लायक? हाँ, साइन ओमेगा टी वाले सबको दिख रहा है क्या साइन ओमेगा टी वाले सबको दिख रहे हैं साफ साफ कि सर साइन ओमेगा टी वाला करो और एक अच्छा रिजल्टेंट बनाने की कोशिश करते हैं। y इज इक्वल टू a1 प्लस a2 cos फाई, बाहर कौन हो गया? साइन ओमेगा टी, ये दिख रहा है, साइन ओमेगा टी बाहर किया तो यहां से भी साइन ओमेगा टी बाहर हुआ, यहां क्या बचा? केवल a1, यहां बचा a2 cos फाई इंटू साइन ओमेगा टी बाहर, प्लस यहां क्या बच रहा है? a2 एवरीथिंग इज ओके, a2 साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी। जानबूझ के ऐसा लिखा, समझोगे अभी थोड़ी देर में। अब ध्यान से अगर देखो, आपने जो वेव लिए थी उनको देखो, a1 साइन ओमेगा टी और a2 साइन ओमेगा टी, जहां a1 और a2 एम्पलीट्यूड है, आयाम है, और y1 y2 विस्थापन है, y परिणामी विस्थापन है। अगर ध्यान से देखो तो ये भी ऐसा दिख रहा है कि एक है a1 वाली, मतलब एक अलग है साइन ओमेगा टी के साथ में साइन ओमेगा टी, दूसरी भी साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी के बजाय क्या मिला है? कॉस ओमेगा टी। सेम जैसा ही ट्रांसफॉर्मेशन जैसा है वैसा ही देखने को मिल रहा है, लेकिन साइन ओमेगा टी वाले टर्म के साथ साथ हमें जबरदस्ती एक फंक्शन मिल रहा है a2 वाला, और a2 वहां अकेले था, यहां अकेले नहीं है, यहां a2 के साथ कौन है? साइन फाई, और साथ में ओमेगा टी वाला फंक्शन है। ओमेगा टी के साथ चाहे साइन हो या कॉस हो, जो भी आगे होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। साइन ओमेगा टी है ना, साइन ओमेगा टी प्लस फाई है ना, इसके साथ जो भी होगा वो क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है।
जिसके साथ जो भी आगे होगा वो एम्पलीट्यूड होता है, तो इसके साथ साइन ओमेगा के साथ जो भी आगे होगा वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, वो भी क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। इसके साथ जो भी आगे होगा वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। यानी ये एम्पलीट्यूड है और ये क्या है, एम्पलीट्यूड। लेकिन एक वेव का है, दोनों वेव का, एक वेव का है, दोनों वेव का, ये सब दोनों वेव, अरे दोनों वेव को मिलाने के बाद बना है भाई, तो ये परिणामी आयाम हो सकते हैं मिला करके। अब इसके ऊपर स्टडी करिए, लेकिन ये तो अलग अलग दिखा मिल रहा है, एक साथ थोड़ी है। देख रहे हो A1 A2 यहां पर है, एक A2 यहां है, एक A2 यहां है, तो इन दोनों को सीखा गया बनाने के लिए तरीका। तो ये लिखा जाता है, ये माना जाता है, अगर जो रिजल्टेंट वेव बनी उसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो कैपिटल ए माना जाए, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का माना जाए कैपिटल ए। तो अगर इसको देखो और साथ में साइन ओमेगा टी, इसको देखो साथ में कॉस ओमेगा टी, तो आपको नजर आएगा ए साइन थीटा की जगह पर, ए साइन थीटा की जगह पर ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ए साइन थीटा की जगह पर आपको नजर आएगा A1 प्लस A2 कॉस फाई, और आपको ए कॉस थीटा की जगह पर नजर आ रहा है, क्योंकि वहां कॉस है तो कॉस लिखा मैंने, ए कॉस थीटा की जगह पर क्या नजर आ रहा है, A2 साइन फाई। यहां पर ए क्या चीज है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, परिणामी आयाम लिख दूं कहो तो, जहां इफ, यहां लिख देता हूं, इफ ए इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, परिणामी आयाम हो, है ना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड परिणामी आयाम हो, अगर ए परिणामी आयाम हो तो हमें कुछ ऐसा ए साइन थीटा इक्वल टू कैसा दिखा मिल रहा है, परिणामी आयाम अकेले नहीं मिल रहा है, टुकड़ों में टूटा हुआ, देखो ध्यान से, आपको बटा बटा सा मिल रहा है, ये देखिए ध्यान से, कुछ टुकड़ा, कुछ हिस्सा यहां है और कुछ हिस्सा यहां है। फिर इन दोनों को बनाने की कोशिश करी गई, इसके साथ साइन ओमेगा थीटा तो साइन थीटा लिखा, इसके साथ कॉस ओमेगा थीटा तो मैंने क्या लिखा, कॉस थीटा। अब मुझे यहां से ए चाहिए, क्या तरीका है जो आपको लग रहा है कि वो लगा दीजिए, ए आ जाएगा। आप लोगों ने मैथ में कई बार ये किया होगा, यहां से केवल ए चाहिए, रेशियो ले लें, रेशियो लोगे तो tan थीटा चिपका रह जाएगा। और क्या तरीका है, अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं और फिर ऐड कर दूं, तो यहां क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर करोगे कॉमन और स्क्वायर उधर भेज देना, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो क्या करूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करूं, और वर्ग करने के बाद क्या कर लूं, जोड़ लूं ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग, है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करके क्या कर दूं मैं, जोड़ दूं। तो लेफ्ट साइड वाला जोड़िए, डायरेक्ट जोड़ दें या फिर अलग अलग करके दिखाएं, डायरेक्ट जोड़, आप लोग तो इतना समझते ही हो, कौन सा 10th में पढ़ रहे हो कि तुम्हें दिखाया जाए। लिखो क्या लिखा जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर, A1 प्लस A2 कॉस फाई प्लस A2 साइन फाई, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ यहां पर ए स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन तो अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर कॉमन, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहां ओपन करो, ओपन कर, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस A1 A2 कॉस फाई प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यहां भी कुछ वैसा दिख रहा है जैसा पीछे दिखा है, कहां, A2 वाले में क्या बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अगर A2 कॉमन करूंगा तो यहां भी ऐसा ही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो मैंने लिखा ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस, क्या A2 स्क्वायर अकेला हो जाएगा ना, अकेला होगा, A2 स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे होगा, इंटू 1, तो यानी हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा था सब लोगों ने, सदिश योग का नियम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, सदिश योग आया कि नहीं आया, वैसा ही फार्मूला। अब अगर मैं ए स्क्वायर उधर भेजू, रिजल्टेंट है ये, परिणामी ऐसे बताते थे, अगर मैं ए भेजू तो आपको आप लोग क्या लिखोगे, सर ए इक्वल टू आया अंडर रूट, ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट आया तुम्हारे लिए, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। लेकिन हमें तो पढ़ना नहीं था, हम तो क्या हेडिंग डाले हैं, इंटेंसिटी, ये क्या खुदा पहाड़ निकला चोहिया, नहीं चोहिया नहीं है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है ये तुम लोग इसको गलत समझ रहे हो, है ना, ठीक है, ये जरूरी है, हाँ, लेकिन इसके ही मदद से अब हम चलते हैं यहां पर,
समझ लो ये सीढ़ी है जिसकी वजह से हम यहां पर जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन, जो बहुत जरूरी है, बड़ा पवित्र रिश्ता है इन दोनों का। हाँ, बहुत ही पावन। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड कैसे डिपेंड करते हैं? एक इंटेंसिटी आप लोग पढ़ के आए हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ा था, पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा भी है कुछ, क्या आता था? 1/√1/μ E क्रॉस B। तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, बस ऐसे बता रहे हो कि यस सर यस सर। पढ़ा है ना? और उसमें सब कुछ सॉल्व करने के बाद लिखते थे कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट E इंटू सी स्क्वायर वगैरह, कुछ ऐसा कुछ करके फार्मूला वगैरह पढ़ा था। इंटेंसिटी पढ़ा था तुम लोगों ने, वाट पर मीटर स्क्वायर यूनिट वगैरह आती थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक बार रिवीजन कर लेना, पॉइंटिंग वेक्टर वाले टॉपिक का, तुम्हें दिख जाएगा इंटेंसिटी क्या चीज है। इंटेंसिटी में, उसमें इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तीव्रता जो है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यानी I प्रोपोर्शनल A स्क्वायर, ये होता है। यानी जहां A स्क्वायर है वहां मैं I लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? अगर ध्यान से देखो, यहां पर लिखा है I प्रोपोर्शनल स्क्वायर, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम कांस्टेंट K इंटू A स्क्वायर। यहां पर A क्या है? एम्पलीट्यूड, आयाम, I इंटेंसिटी, है ना? अलग अलग आयाम, अभी तक जो आयाम अलग अलग बटा बटा मिल रहा था, अब आपको एक ही रिलेशन में इकट्ठा मिल गया, इस हिसाब से, है कि नहीं है? और वो आपने लिखा कि सर दिस इज आवर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, लेकिन निकालने चले थे इंटेंसिटी, तीव्रता बतानी है, तो मुझे ये रिलेशन आता है। अब मैं लिख सकता हूं, जहां A स्क्वायर है, अगर मैं यहां से भी K से गुणा करा दूं, यहां भी K से गुणा करा दूं, सब जगह K से गुणा करा दूं, तो कुछ फार्मूला बन सकता है शायद, है कि नहीं है? यहां K से गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा? KA स्क्वायर इक्वल टू K, सब पूरे में गुणा होगा ना, KA1 स्क्वायर प्लस KA2 स्क्वायर प्लस 2 KA1 A2 cos फाई। अगर ध्यान से देखो तो ये KA स्क्वायर है। KA स्क्वायर मतलब क्या? कैपिटल I रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिख सकता हूं। अरे तुमने सीखा है इधर, तो जहां KA स्क्वायर है वहां क्या लिख सकता हूं बताइए? कैपिटल I क्या? परिणामी तीव्रता, रिजल्टेंट इंटेंसिटी गिनी जाएगी। यहां क्या लिखा जाएगा? I1 या I1 स्क्वायर? I1 या I1 स्क्वायर? केवल I1 बेटा, स्क्वायर तो एम्पलीट्यूड पर है, कंफ्यूज ना हो जाना। I1 प्लस I2 प्लस यहां स्क्वायर है, यहां स्क्वायर तो है ही नहीं। अब क्या करोगे? अंडर रूट I1 I2 आएगा, के भी तो बटेगा, रूट के A1 इंटू रूट के A2 करोगे तो अंडर रूट I1 I2 आएगा। कहां तुम लोग कह रहे हो सर 2I1 I2 कर दो? अंडर रूट 2 तो आगे आएगा, I1 इंटू अंडर रूट I2, इकट्ठा कर दू? चलो समझ जाओगे आप लोग। I1 I2 इंटू कॉस फाई, ये आ गई रिजल्टेंट इंटेंसिटी जिसके लिए हमने शुरुआत करी थी। समझ गए ना? अभी ध्यान दो, अभी रुक जाओ। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे लिखी गई? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई, और A क्या लिखा गया? एम्पलीट्यूड, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई। इसमें क्या क्या चीजें कांस्टेंट है? I1 I2 कांस्टेंट है या वेरिएबल है? I1 I2 एक बार, अच्छा इधर तुम अभी I1 I2 नहीं जानते, उधर देख लो। एक बार जो आपने वेव बना दिया, है कि नहीं है? लगभग समान आवृत्ति और समान आयाम, है कि नहीं है? समान आवृत्ति समान आयाम लगभग, है ना? एम्पलीट्यूड सेम हो, लगभग सेम हो, है ना? फ्रीक्वेंसी सेम हो, ये सारी चीजें जानते हुए हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं। तो A1 A2 जो सामने रख लिया वो तो कांस्टेंट हो गया, यानी यहाँ पर A1 और A2 क्या रहने वाले हैं? कांस्टेंट। और हर कदम पर बदल कौन रहा है? फाई, केवल कॉस फाई, मतलब फाई बदलेगा, है कि नहीं? केवल कौन बदलेगा? फाई, यानी एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई। वैसे इंटेंसिटी भी किस पे डिपेंड कर रही है? फेज पर ही डिपेंड कर रही है। अगला पूरा कॉन्सेप्ट आपको फेज पर ही पढ़ाया जाएगा, पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद में आगे बता दूं। आई कितना है बेटा? आई रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला कितना आया? आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2
cos फाई पे गलती से भी रूट मत लगा देना, कि लगाओगे? सोच के बताना। cos फाई पर रूट लगाओगे कि नहीं लगाओगे? बे किसी को याद ही नहीं है। ठीक, उसके आगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई और पूरे पर अंडर रूट। ये वही वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है जो 11th में पढ़ा था, नया नहीं है कि है नया, है ना? ये वही वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है। ठीक, अब हम लोग पढ़ने चलते हैं। आपने सीख लिया रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यूरिंग इंटरफेरेंस। अब इसी इंटेंसिटी के बेसिस पर आपने बताया था कि इंटरफेरेंस दो तरीके का होगा। जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, जहां पर इंटेंसिटी, वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस CI, यानी वहां ब्राइट मिलेगा, दीप्त मिलेगा, हमें उजाला मिलेगा। और जहां इंटेंसिटी मिनिमम होगी वहां पर हमें अंधेरा मिलेगा, वहां सारी रोशनी गायब हो जाएगी, वहां अंधेरा होगा और वहां बताया जाएगा विनाशी व्यतिकरण। दो तरीके का है। और इंटेंसिटी डिपेंड किस पे कर रही है? अगर ध्यान से देखो तो I1 I2 जो आपने वेव ले ली, जो वेव ले ली उसका एम्पलीट्यूड फिक्स रहने वाला है, उसकी इंटेंसिटी फिक्स रहने वाला है। I1 I2 सब फिक्स कांस्टेंट है। यहां हेयर I1 एंड I2 आर कांस्टेंट। I1 I2 बोलो या फिर A1 A2, ये सब क्या रहने वाले हैं? कांस्टेंट। जो सोर्स ले रखोगे ना उसकी इंटेंसिटी फिक्स रखोगे, बदलोगे नहीं, इंटेंसिटी नहीं बदली जाएगी। I1 I2 रिमेन्स कांस्टेंट। और ऐसे केस में I डिपेंड किस पे करेगी? रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन फेज डिफरेंस cos फाई। I किस पे डिपेंड करेगा? cos फाई पर डिपेंड करेगा। यानी इफ क्या यही होता है तो I प्रोपोर्शनल टू cos फाई है कि नहीं है? I सीधे डिपेंड कर रही है कि cos फाई कितना है। cos फाई जैसे बढ़ेगा घटेगा उसी हिसाब से आपका इंटेंसिटी चेंज होती जाएगी। इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन फेज डिफरेंस, सीधी से कॉन्सेप्ट। तीव्रता डिपेंड करती है कि कलांतर क्या है, कलांतर क्या है उस पर। जैसा जैसा कलांतर बदलता जाएगा, कला बदलोगे वैसे वैसे I बदलेगी। अब cos फाई की वैल्यू बहुत सारी होती है, 0 भी होती है, 1 भी होती है और -1 भी होती है। 0 1 -1 होती नहीं होती है तो शायद 1 पे मैक्सिमम मिलेगा, 0 पर मिनिमम मिलेगा, -1 पे फिर मैक्सिमम क्या मिलेगा पता नहीं। ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा? कहां मैक्सिमम कहां मिनिमम मिलेगा, आइए चेक करते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम समझ रहे ना? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण के लिए। क्या चीज? संपोषी व्यतिकरण। फॉर नंबर 1, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण के लिए I क्या होना चाहिए, मैक्सिमम या मिनिमम? बताओ जल्दी से। I मैक्सिमम मिनिमम? I होना चाहिए मैक्सिमम। I मैक्सिमम होने के लिए I1 I2 तो कांस्टेंट है, फिर किसको मैक्सिमम होना पड़ेगा? cos फाई को। यानी इंप्लाइज करेगा cos फाई को मैक्सिमम होना चाहिए। cos फाई को क्या होना चाहिए? cos फाई मैक्सिमम कब होगा? cos फाई मैक्सिमम कब होगा बेटा? cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या +1 होती है? +1 ही तो होती है। तो अगर cos फाई +1 रख दूं तो खुद ही देखो फार्मूला क्या हो जाएगा। I क्या आएगा? I मैक्सिमम क्या आएगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 √ I1 I2। आपको नहीं लग रहा कि सर A + B का होल स्क्वायर थोड़ा बहुत तो बन रहा है? कैसे कैसे बन रहा है? कहां बन रहा है? क्या मैं I मैक्सिमम जो मैंने ये लिख रखा है I1, इस I1 को लिख सकता हूं √I1 इसका होल स्क्वायर? उधर देख के बता देते यार तुम लोग, लेकिन तुम्हें अपना दिमाग चलाना ही नहीं था कि हम चला लें। ये सही है? +2 √I1 I2, ये तो मुझे सीधे सीधे बता रहा है A + B का होल स्क्वायर। तो I मैक्सिमम का फार्मूला क्या आया? I मैक्सिमम √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट मुझे I मैक्सिमम का फार्मूला मिल गया। सोचो अगर I मैक्सिमम ये होगा तो I मिनिमम क्या होगा? माइनस। अरे होगा कि नहीं होगा? ये माइनस हो जाएगा। अच्छा ये हो गया I मैक्सिमम का। अब ये तो मैंने बताया I मैक्सिमम। व्हाट इज A मैक्सिमम? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये तो आपने केवल एक चीज बताई। केवल क्या बताया आपने? केवल पहला इंटेंसिटी बताई है ना। अब बताते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड।
नंबर बी, बोलो सब लोग ए मैक्सिमम क्या होगा? ए मैक्सिमम a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, बस रुक जा, अरे cos 5 cos 0 cos 0 1, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, दैट इज a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट चला गया, सीधे क्या आया? a1 प्लस a2। और मैक्सिमम तो मुझे पता है जोड़ के आता है, ये हमें पता है मैक्सिमम कब आता है, जोड़ के। तो बस, लेकिन इंटेंसिटी जोड़ूंगा अंडर रूट में और एम्पलीट्यूड डायरेक्ट जोड़ दिया, क्या आ गया? ए मैक्सिमम आ गया। आया कि नहीं आया? ये डायरेक्ट ए मैक्सिमम आया। अगर तुम सोचो तो यहां से भी बन सकता था फार्मूला, यहां से भी बन जाता। तुम सबको पता है आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, पता नहीं पता है? आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, तो यहां a1 स्क्वायर करते, यहां क्या करते? a1 स्क्वायर, यहां a2 स्क्वायर, ऐसा करते, k वगैरह रह जाता, यहां स्क्वायर बचा है, उसको मैनेज करते तुम लोग, ठीक है? वहां से दिक्कत हो सकती है कि नहीं हो सकती? करके देखना, लग जाएगा तो बताना। आइए तीसरा बताता हूं मैं। दो चीजें पढ़ लिया हमने, क्या क्या चीजें पढ़ लिया हमने? ए पढ़ा, बी पढ़ा, मतलब आई मैक्सिमम और ए मैक्सिमम। अब इसमें जो पढ़ाया जाता है अगला मुझे फेज डिफरेंस, फाई। क्या पढ़ाया जाता है? फाई। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हम पढ़ते हैं फेज डिफरेंस, कलांतर। कलांतर, कला में कितनी अंतर आया है ना? फेज डिफरेंस मतलब फाई के बारे में पढ़ने चले हैं। ध्यान से देखो, फाई की सबसे पहली वैल्यू जो हमने सेलेक्ट करी वो क्या है? द फर्स्ट वैल्यू ऑफ फाई इज 0। कॉस फाई की वैल्यू 1 है बेटा। फाई की जो हमने वैल्यू सेलेक्ट करी वो क्या है? 0। तो जो सबसे पहली वैल्यू है वो है 0 डिग्री। इसके अलावा क्या हो सकती है? 90, cos 90 वैल्यू 0, खत्म हो गया। 90 वैल्यू 0, खत्म, ये पूरा टर्म गायब हो गया, cos 90 गायब, है ना? है ना? cos 90, ठीक, 90 रखते ही गायब हो गया, जरूरत ही नहीं है इसकी। दूसरा 180 रखो, 180 रखोगे तो क्या हो जाएगा? -1। अबे घट जाएगा तो मिनिमम आ जाएगा, मतलब ये नहीं करना है। 180 के बाद 270, फिर से 0, फिर क्या ले लो? 360, क्या चीज? 360 मतलब 2 पाई, 360 मतलब ऐसे 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसे आता जाता है ना? 2 का टेबल चलता चला जाएगा ऐसे। बट पहला वाला क्या है? 0। पहला वाला क्या चीज है? 0, इसलिए फाई की वैल्यू रखी गई। अगर ध्यान से देखो तो आप लोग कहोगे सर पाई क्या इवन नंबर है? तो 2 से मल्टीप्लाई, है ना, इंटू एन इंटू पाई, सब में चलता रहेगा पाई। एन बराबर 0 रखेगा तो 0 आ गया, एन बराबर 1 रखेगा तो ये आया, एन बराबर 2 रखेगा तो ये आया, 3 रखेगा तो ये आया, ऐसे आता चला जाएगा। तो ये क्या हो गया? फाई इक्वल टू 2n पाई। ये क्या चीज हो गया आपका? फेज डिफरेंस डेल्टा फाई। ये आ गया फेज डिफरेंस कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, समपोषी व्यतिकरण में जो कलांतर होता है वो 2n पाई के ऑर्डर में होता है, ठीक। अगला आता है पथांतर, पाथ डिफरेंस। क्या चीज? पाथ डिफरेंस। यही सारी चीजें तो आपको परेशान करती हैं, पाथ डिफरेंस वेव ऑप्टिक्स में, जिसको आप लेमडा से जानोगे। अब इसके लिए पहले फार्मूला जान लीजिए, फिर पाथ डिफरेंस अभी सेकंड भर में बता दोगे, और होमवर्क के लिए मैं डिस्ट्रक्टिव दे देता हूं, ठीक। पाथ डिफरेंस लेमडा, लेमडा बताना है अगर मुझे, तो फार्मूला होता है लेमडा इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, फार्मूले में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, फार्मूले में कई बार गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। लेमडा इज इक्वल टू होता है पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। लिख बेटा, लेमडा तो आएगा अपना फार्मूले में, ठीक है, वही तो कह रहा हूं, पाथ डिफरेंस लेना है मेरे को। डेल्टा एक्स, दिस इज पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस डेल्टा फाई। फार्मूला समझ में आया? फार्मूला क्या होता है पाथ डिफरेंस का? पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। कैसे लिखा जाएगा? दोनों के पाथ में कौन आगे पीछे है, पाथ डिफरेंस बताना है, तो लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। पथांतर बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। फार्मूला याद रखने की ट्रिक क्या है? पथांतर के सामने पथांतर हो, मतलब मीटर के सामने मीटर हो, रेडियन के नीचे रेडियन, एंगल के नीचे एंगल, एंगल के डिस्टेंस के नीचे डिस्टेंस। कभी कभी बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू लिखते हैं 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा फाई, और 2 पाई ये एंगल आमने सामने नहीं आएगा, ये हमेशा याद रखना, गलत नहीं लिखना। डेल्टा एक्स लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू, इसके लिए डेल्टा सी आई के लिए डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2n पाई। तो मैं लिखूंगा यहां पर 2n पाई, सही लिखा गया है, 2 पाई चला गया, आपके पास क्या आया? डेल्टा एक्स इक्वल टू n लेमडा। ये आता है पथांतर, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस, चाहे वो ये हो गया
चाहे वो ये हो गया, है ना, चाहे वो ये हो गया और ये हो गया। ये था आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, है ना। टाइम का अभाव है इसलिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये आपका होमवर्क रहेगा। आपको विनाशी व्यतिकरण के लिए सारे टर्म्स डिफाइन करने हैं। इसका ये माइनस होगा, इसका ये भी माइनस ही होगा, घटा करके लाओगे ना, ए मिनिमम आएगा। और उसके अलावा इधर ये तुम्हें निकालना है, ये तुम्हें निकालना है। मेन ये दोनों थे जिस पर न्यूमेरिकल लगाओगे आगे भविष्य में, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।